नमस्कार, आप देख रहे हैं माई भारत मेरे यानी श्रद्धा के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण चीज की जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं लाभ भी देता है और बहुत जरूरी भी है। योग। योग आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है राहुल जायसवाल जी, जो हमें बताएंगे योग के बारे में, उसके लाभ, उसके नियम, उसके प्रकार और उसके महत्व के बारे में। तो राहुल जी, आप हमारे जरा दर्शकों को बताइए अपने बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और पिछले विगत 11 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने अपनी शुरुआत इंटरमीडिएट के बाद योगा की शुरुआत ग्रेजुएशन योग से किया था। पता नहीं था और एक स्वास्थ्य को लेके हमने योगा को ज्वाइन किया। धीरे धीरे हमने इसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स किया, लोगों को क्लासेस भी देना शुरू किया स्वास्थ्य को लेके कई चीज़ें। फिर इसको विस्तार से कई सारी चीज़ें हमने इसके बारे में जाना भी। स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की जीवन शैली जिस प्रकार से लोगों की हो गई है, फिजिकली हर आदमी फिट रहना चाहता है। अपने बिजनेस को लेके, अपनी नौकरी के लेके जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है लोगों में, उनको बहुत ज़रूरत है योग करने की। और सलाह भी दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को योग दिवस के रूप में, पूरा विश्व को कहीं ना कहीं अब जागरूक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि घर घर से बच्चों तक योग पहुंचे। स्कूलों में और तमाम तरह के संस्थाओं में योग को प्रसार किया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि योग किया जाए। मेरा इन 10 वर्षों में पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से भी मेरा ग्रेजुएशन, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स, और लखनऊ के लोगों को जिस तरह से योग की शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में और कई तरह से दे रहे हैं, ये मेरा सब अनुभव रहा है। तो योग सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी योग को एक अलग पहचान दी गई है। नेशनल योगा डे से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक मनाया जाता है। तो राहुल जी, हमें जरा बताइए कि योग के लाभ क्या हैं और बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि योग है क्या, आखिर इसको करने से क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि योग है क्या और इनके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। योग का अर्थ जो कहा जाता है वो जुड़ना कहा जाता है। तो योग करने से एक सहजता सबके भीतर आ जाती है, एक सरलता आ जाती है लोगों की। तो योग तो करने वाला आदमी सहज हो ही जाता है लोगों में। तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में उसे थोड़ा सा आसानी हो जाती है। और जहाँ तक लाभ की बात करें तो फिजिकली और मेंटली तो हर तरह के लाभ हैं। फिजिकल लाभ है कि हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। इस जीवन शैली में इतने सारे काम, इतनी सारी भाग दौड़, फिजिकली अपने हार्ट को, अपनी किडनी को, अपने लंग्स को, आजकल कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच में अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए इम्यूनिटी की बात की जाती है। खान पान अनियंत्रित है। जिस तरह से खान पान हो गया है, सुबह आदमी निकल रहा है तो उसे ब्रेकफास्ट समय से नहीं करने का मौका है, लंच करने का ऑफिस में मौका नहीं है, अंत में डिनर आता है करता है तो बस हड़बड़ी में डिनर करता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भोजन तो अनियंत्रित हो ही गया है। फिर एक पक्ष बचता है कि अपने आप को फिट कैसे रखा जाए। तो योग सहारा करता है, हमें सहारा देता है कि हम फिजिकली फिट रहें और अपना ध्यान रखें अपने डाइट को लेके। जब एक आदमी योग करता है तो उसे मालूम होता है कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपना रूटीन करना है। तो बहुत जरूरी है कि अपने दिनचर्या को सुधारना। जो आदमी योग में आ जाता है तो वो खुद स्वयं हमें ही बताता है। एज ए टीचर मुझे मालूम है, वो सारी चीजें बताता है कि कितना मैं चेंज हो गया हूँ, कितना मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो लाभ तो करता है। फिजिकली बहुत जरूरी है। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। हार्ट को कितना नुकसान पहुंचाता है, बीपी को कितना नुकसान पहुंचाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, निद्रा। सबसे ज्यादा डिस्टर्ब अगर कुछ हुआ है तो निद्रा हुआ है आजकल की जीवन शैली में। आजकल की लाइफस्टाइल से सबसे ज्यादा निद्रा डिस्टर्ब हुई है। 2 घंटे 3 घंटे सो के आदमी कह रहा है कि मैं कैसे अपने आप को फिट रखूं, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है। तो योग करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा मेंटल सुकून मिलता है उसे, और कोशिश वो करता है कि
मैं अपने आप को टाइम दूं, और सोने में भी हेल्प करता है हमें योगा। जिंदगी में जरूरत बहुत सारी चीजों की है, लेकिन जरूरी ये भी है कि आप अपना ख्याल रखें, और बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को एक प्रॉपर तरीके से, एक एप्रोप्रिएट तरीके से आप करें, जिसमें सबसे जरूरी है आपके सोने का टाइम, आपके खाने पीने का तरीका। तो ये हमने जाना कि योगा से क्यों महत्वपूर्ण है और क्या इसके फायदे हो सकते हैं और क्या हमें इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी इसके लिए। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि योग के प्रकार कौन कौन से हैं और कौन से ऐसे योग हैं जो वाकई में आपको एक बेनिफिट्स दे सकते हैं, आपको एक हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो राहुल जी, जरा हमें दर्शकों को ये बताइए कि योग कितने प्रकार के होते हैं, या कौन कौन सी ऐसे योग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे जीवन में, जो हमें करना बहुत ज़रूरी है आज के इस बिजी लाइफ में। जो लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, या कह सकते हैं कि अपने खान पान या सोने के टाइम को जो ध्यान नहीं देते हैं, उनको हम कैसे, किस टाइप के हम उनको बता सकते हैं इस टाइप के योग। कहा जाता है योगा हैज मेनी फॉर्म्स, कई तरह से योगा चल रहा है। कोई पावर योगा के रूप में लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है योगा को, कोई विन्यासा योगा, कोई अष्टांग योगा, कोई अयंगर योगा। योगा तो एक ही है, ट्रेडिशनल पारंपरिक योगा जो है, उसी से बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों में, जो क्यूरियस बनाए, लोगों को जिज्ञासा बढ़ाए योगा में। तो कई तरह की चीजें हैं जिसमें ऐड किया गया है। कार्डियो खूब करना इम्पोर्टेंट जरूरी है, तो योगा में उसको भी ऐड किया गया। डीप स्ट्रेचिंग्स जरूरी हैं, तो उसको ऐड किया गया, और लोगों ने नया नया नाम दिया है उसे। एक जो सबसे ज्यादा आपके लखनऊ में प्रचलित है वो पावर योगा है। पावर योगा में बेसिकली कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं, स्ट्रेचिंग्स जिसमें बॉडी का वार्म अप होता है, फिर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कराई जाती है जिससे हार्ट स्वस्थ हो, पसीना हो, मोटापा कम हो। फिर योगा, क्योंकि कभी योगा से हटके कोई काम नहीं करना है, तो ट्रेडिशनल जितने भी आसन हैं, जैसे त्रिताड़ासन है, ताड़ासन है, बैठ के बंडूक आसन है, अर्धमत्स्येंद्र आसन है, उष्ट्रासन है, ये सब स्पाइन को हमारी लचीला बनाते हैं। तो ये कुछ आसन है, इसको दैनिक जीवन में रोज अभ्यास करना जरूरी है। और इन सारी एक्सरसाइज, इन सारे आसनों को करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा हमारा रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, और भी सारी चीजें, जैसे हमारा बॉडी सिस्टम अच्छा काम करता है। अगर योगा हम प्रतिदिन कर रहे हैं तो हमारा रेस्पिरेशन अच्छा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, मजबूत होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, हमारा कार्डियक सिस्टम अच्छा होगा, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छा होगा। तो योगा फिजिकली बहुत हेल्प करता है। इवन कि अब तो हर हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जरूर लिख देते हैं कि आपको 10 मिनट 15 मिनट वॉक करना है, या योगा करना है, या एक्सरसाइज करना है, या प्राणायाम करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है। तो योगा किसी भी फॉर्म में किया जाए, ये जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक फॉर्म है इसमें किया जाए। आसन आप करिए, आप प्राणायाम करिए, आप ध्यान करिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो आपकी बातों से एक चीज मुझे ये लगी कि अगर आप योगा कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक बहुत जरूरी चीज है, वो है कंटिन्यूटी। अगर आप योगा में या आपके एक्सरसाइजेस में अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हैं, तो शायद ये बेनिफिशियल आपके लिए नहीं होगा। योगा में जो ग्रंथ हैं वो महर्षि पतंजलि द्वारा दिए हैं। उनका एक श्लोक है, अथ योगा अनुशासनम। जब तक अनुशासन नहीं होगा, योगा का कोई अर्थ नहीं है। तो अनुशासन मीन्स, जैसा कि हमने कहा कि अनुशासन होना बहुत जरूरी, रेगुलरिटी होना जरूरी है। आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन योगा करके आप फिट नहीं हो सकते। आपको एक प्रॉपर एक समय रखना होगा कि आप एक समय पे रोज योगा अभ्यास करें, रोज करें, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप मोटिवेट रहेंगे। और जहाँ तक योगा की बात करें तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि लोगों के किसी के सानिध्य में आके करना चाहिए, किसी के बिल्कुल गाइडेंस में करना चाहिए, जिससे आप कुछ भी गलत ना करें। और अगर आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो हमेशा किसी के गाइडेंस में कि आपकी फिजिकल स्टेटस क्या है, आप किन चीज़ों के लिए आप परफेक्ट हैं आसन करने में। पता लगा आपको सर्वाइकल है, आप कोई एक्सरसाइज ऐसी कर गए जिससे सर्वाइकल का पेन बढ़ गया, तो आप फिर बेड पे आ जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लेके ही योगा का अभ्यास करें या प्राणायाम करें। अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ है और आप कुछ प्राणायाम ऐसे हैं
जो आप करना शुरू करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बीपी से रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं, अगर भीतर की कोई समस्या है आपने डिस्कस नहीं करी और आपने वो सारी चीज़ें कर रहे हैं तो नुकसान लाजमी है, नुकसान होगा। तो हमेशा किसी के गाइडेंस में ही योगा का अभ्यास करें। तो राहुल जी, अभी जैसा हमने कि देखा कि कोविड जो था वो काफ़ी असरदार रहा है 2020 में, और 2021 में भी इसका खतरा अभी गया नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे थे जो इम्यूनिटी को लेकर के काफ़ी कंसर्न थे, वो जानना चाह रहे थे कि हमारी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहेगी, जिसको लेकर के बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी मार्केट में अवेलेबल हुई जो लोग कंज्यूम करते थे। बावजूद उसके क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि योगा भी हमारे इम्यूनिटी पे कुछ असर कर सकता है या हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? देखिए, ये जो महामारी है इसकी वजह से पूरी दुनिया जान गई है कि अगर कोई इलाज है ऐसी इस तरह की महामारी से कोई इलाज है तो हमारा शरीर है। हमारी शरीर की जैसे प्रतिरोधक क्षमता बन सके वैसे बनाना चाहिए, और योगा एक रास्ता है। पूरा विश्व आज पता है कि योग की तरफ लोगों का रुख हुआ है, रुझान हुआ है। सब हर एक घर में आजकल 10 मिनट 15 मिनट बैठ के योगा के अभ्यास जरूर करते हैं, प्राणायाम जरूर करते हैं। तो जैसा कि कहा कि खतरा कम नहीं हुआ है, इम्यूनिटी आपको मेंटेन रखनी है। उसके लिए सावधानी के साथ सावधानी के आपको योगा के अभ्यास करते रहना है। योगा के अभ्यास करेंगे तो फिजिकली के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी भी आपकी बढ़िया रहेगी। फिजिकल का मेरा मतलब है कि आपका शरीर तो सुडौल होगा ही, भीतर से भी आप स्ट्रांग रहेंगे। इम्यूनिटी केवल योगा करने से नहीं, योगा करने के बाद प्रत्याहार का भी ध्यान रखना होता है। हमारे यहाँ योगा में अष्टांग योगा की खूब चर्चा की जाती है, जिसमें यम की बात की जाती है, नियम की बात की जाती है, आसनों की बात की जाती है, प्राणायाम की बात की जाती है, ध्यान की बात की जाती है, प्रत्याहार की बात की जाती है। तो प्रत्याहार बहुत जरूरी है। कितना आप संयम रखते हैं अपने ऊपर, कितनी अच्छी आपकी दिनचर्या है, कितना अच्छा आपका आहार लेने का टाइम का, और सारी चीजें मैटर करती है। ये सब कुछ मैटर करता है। आप बेटाइम अगर कोई चीज कर रहे होंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं, घटेगी ही घटेगी। एक समय है, कहते हैं कि जैन धर्म को पालन करने वाले 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि रात का जो खाना है वो नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा ही घटाएगा, स्वास्थ्य पे बुरा असर डालेगा। तो अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो शहरों में लाइफस्टाइल है लोगों का, कि दिन का खाना, सुबह का खाना हड़बड़ी में मिस हो जाता है, दोपहर का खाना मिस हो जाता है। जब शाम को फैमिली इकट्ठा होती है तो ब्रेकफास्ट भी उसी समय हो जाता है, लंच भी उसी समय हो जाता है और डिनर भी उसी समय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मोटापे का कारण बन रहा है। तो उससे इम्यूनिटी और घटती चली जाती है, फिर और सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, निद्रा की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम और कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जरूरी ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, और इसी तरह से ही हो सकता है कि अपना रूटीन आप सही करें, रूटीन सही करें, योग के प्रतिदिन अभ्यास करें, योग के अभ्यास करें और ये रेगुलर करें। ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन 4 दिन किया और बस हो गया। जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे तो हमने आपने जैसे बताया कि योग से आपके लंग्स पे भी काफ़ी फर्क पड़ सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर तरीके से अगर आप योगा कर रहे हैं, जैसा कोविड का सिचुएशन है, तो आपके लंग्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं, जो बहुत लोगों की शिकायतें थी कि इस वजह से भी लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कोविड। तो ऐसे केस में जो हमारा एक योग का जो कोई ऐसे आसन या कुछ ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे या कोई गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके लंग्स स्ट्रांग हो? देखिए, रेस्पिरेशन को अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका योग ही है, एक्सरसाइज ही है, जिसमें स्ट्रेचिंग होती है। तो अपने आप ब्रीथ करते हैं, आपके लंग्स एक्सपेंड करते हैं, और लंग्स एक्सपेंड होगा तो लंग्स, स्वाभाविक सी बात है कि लंग्स मजबूत होंगे। और कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे लंग्स पे ही होता है। लंग्स पे प्रभाव होता है, लंग्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है। तो अगर हार्ट की कोई समस्या है तो हार्ट इफेक्ट हो जाता है, किडनी की कोई समस्या है तो किडनी इफेक्ट हो जाती है, पैंक्रियास की कोई समस्या है तो वहाँ थोड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लंग्स को अपने अच्छा रखा जाए। तो जितने भी आसन या प्राणायाम हैं, जो अभ्यास हैं योगा के, वो इम्पोर्टेंट है, करने चाहिए। तो
लंग्स को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा है कि रोज सूर्य नमस्कार किया जाए। सूर्य नमस्कार में करीब 7 आसन है और उसको 12 तरीके से 12 स्टेप में हम उससे करते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी उस लायक है या नहीं है। अगर हमें कोई भी लिमिटेशंस है, हमारी कोई भी लिमिटेशंस है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार के अलावा हम और कौन सी अल्टरनेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिजिकली आप फिट है तो लंग्स को अच्छा रखने के लिए सूर्य नमस्कार करें। आप जितना हो सके भुजंगासन करें, आप भुजंगासन करें, ताड़ासन करें, त्रिवृत ताड़ासन करें, जिसमें आप ब्रीथ खूब अच्छे से करते हैं। वो ज्यादा जरूरी है कि लंग्स बलून की तरह होते हैं और बलून जितना फूलेगा जितना आप एयर भरेंगे उतना ही फूलता जाएगा और फूलेगा फिर पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा, तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा बॉडी में और दूसरी चीज लंग्स हमारे स्ट्रांग रहेंगे, तो इन तरह के वायरस से लड़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी हमें। देखिए, एक सही समय की बात करें तो सही समय उसका ब्रह्म मुहूर्त ही कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठें, सुबह में उठने के बाद आप खाली पेट होते हैं, फ्रेश होने के बाद योगा का अभ्यास आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लोग शाम को भी करते हैं जैसे समय मिलता है। फिजिकली फिट रहने के लिए लोग शाम को भी योगा करते हैं। सुबह में योगा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सबसे ज्यादा होता है। कहा जाता है कि आप सुबह उठते हैं तो ऑक्सीजन लेवल वातावरण में सबसे ज्यादा होता है। शहरों में इतना पॉल्यूशन है कि शाम होते होते तो इतना पॉल्यूशन हो जाता है और वो एयर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू जाएगी वो आपको फायदा नहीं करेगी, नुकसान ही करेगी। तो जरूरी ये है कि आप सुबह में योगा करें और उसका भी एक तरीका है कि आप खाली पेट हो। अब ऐसा नहीं है कि योगा को हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सुबह उठ रहे हैं और चाय पी लिया या कुछ खा लिया तो उसके बाद योगा कर रहे हैं। आप गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं जिससे बॉडी में लुब्रिकेशन बढ़ेगा। गर्म पानी के लिए इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमेशा कहा जाता है कि गर्म पानी चिकनाई कम कर सकता है। आप किसी बर्तन में तेल बहुत लगा हो, आप गर्म पानी डालिए, देखिए तेल ऊपर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि रोज 2 गिलास आप गर्म पानी पीजिए जिससे चिकनाई कम हो, बॉडी डिटॉक्स हो। और जितनी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, क्लीन रहेगा, उतना ही बॉडी में हल्कापन रहेगा, आपको अच्छा लगेगा एक्सरसाइज करने में, योगा करने में। तो जरूरी यह है कि खाली पेट किया जाए, सुबह में 1-2 गिलास पानी पर पी लिया जाए और खुली हवा में किया जाए, जहाँ पे खिड़कियाँ खुली हो, जहाँ पे थोड़ी सी ताजी हवा आ रही हो, वो ज़्यादा सही है। आपको शांत माहौल में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक के बीच में हम योगा कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और जा रहा है, हमारा मन खुद में लग ही नहीं रहा है, हमारे शरीर पे उसका असर ही नहीं होगा जब तक आपका मन आपका साथ नहीं देगा। और कहते हैं कि योगा हमेशा कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि ढीले ढाले कपड़े हों। ऐसा नहीं हो कि हम जीन्स पैंट पहन के और कई चीजें ऐसे कपड़े पहन के हम योगा करें जिसमें हमें अनकंफर्ट फील हो, हम आसन ही न कर पाए, हम एक्सरसाइज ही न कर पाए, हमारे लिए मुश्किल हो। तो अगर आप योगा शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम जानते हैं कि अगर यू आर अ बिगिनर, आप शुरू करना चाह रहे हैं अभी से प्रैक्टिस करना, योग करना, अपने आप को फिट रखना, तो ऐसे में राहुल जी आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स या सुझाव दीजिए या कोई ऐसा डाइट जिसके थ्रू वो योगा करें, हेल्दी भी रहें, फिट भी रहें और उनको एक बेनिफिट भी मिले इस चीज का। देखिए, योगा में अगर योगा की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों के दृश्य में दिमाग में बात आती है कि नहीं, हमारे फिजिक अच्छा हो, हम अच्छे दिखें, बहुत मोटे नहीं हो। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डाइट भी ध्यान रखना है योगा अभ्यास के साथ साथ, कि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अपने खाने में फाइबर्स खूब जोड़ें, प्रोटीन जोड़ें, प्रोटीन से आपको एनर्जी मिलेगी। फाइबर्स जोड़ें क्योंकि फाइबर्स बॉडी में, जैसे फर्श पे झाड़ू गंदगी साफ करने का काम करता है, वैसे शरीर में फाइबर जब जाएगा तो क्लीनिंग का काम करेगा, बॉडी आपकी क्लीन रखेगा। और बहुत ज्यादा जंक फूड नुकसान करता है, मोटापा बढ़ाएगा आपका। बहुत ज्यादा कैलोरी वाला अगर भोजन करेंगे तो उसको बर्न करना भी बहुत जरूरी है। अगर वर्कआउट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपका मोटापा बढ़ाएगा। तो डाइट का ध्यान रखा जाए। सुबह उठते ही कहा जाता है कि एक अच्छा डाइट लें आप। अच्छा डाइट का मीन्स कि रिच डाइट हो, रिच डाइट में जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स हो, जिसमें सबसे ज्यादा आयंस हो। फ्रूट्स ले सकते हैं बहुत सारे, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कच्चे अनाज पे ज्यादा, मोटे अनाज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। इवन कि और सारी चीजों में लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं तो चाय बिस्किट खा लिया या ब्रेड खा लिया, फिर उनका वो नाश्ता हो गया। लंच होते होते
सुबह में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान करती हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा कोई भी फूड जो नुकसान करेगा आपको। तो शुरुआत हमें फाइबर से ही करनी चाहिए। फाइबर्स खूब खाइए, जिसमें आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। लंच का समय रखिए 12 और 1 के बीच में, उसमें आप कुछ भी खाइए, चपाती खाइए, दाल का इंटेक ज़्यादा करिए, राजमा का इंटेक ज़्यादा करिए, जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। चावल का इंटेक किया जा सकता है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो। और कभी भी रोटी और चावल को मिक्स मत करिए। आपको रोटी खानी है तो केवल रोटी खाएं, चावल खाना तो चावल खाएं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं, डाइट के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दोनों को मिक्स करने से थोड़ा सा मुश्किल होती है हमें वेट घटाने में, अपना वेट मेंटेन करने में। तो चावल खाते हैं तो केवल चावल ही खाएं। फिर शाम होते होते लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है फ्रेशनेस के लिए चाय पीने की। तो चाय के अलावा भी कुछ आदत डाले जा सकते हैं, जैसे ग्रीन टी का ऑप्शन लोगों के पास होता है। तो मोटापा कंट्रोल करने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिसमें ग्रीन टी जैसी चीज़ें जो इम्यून सिस्टम भी बढ़ाती है और आपकी बॉडी को भी कहीं ना कहीं डिटॉक्स करती है। तो 2 3 4 अगर हो सके तो 2 तो ग्रीन टी हो ही जाने चाहिए। फिर कोशिश ये करिए कि रात का जो आपका भोजन हो वो लाइट हो। कहा जाता है कि डिनर शुड बी टिक लाइक ए बिगर, भिखारी की तरह होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि लाइट रहे आपका डिनर। और उसके साथ साथ लोगों को डर होता है कि दूध पीने से आपका वेट बढ़ जाएगा, तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। दूध पीने से, दूध क्या होता है, डाइजेस्टिव होता है। पुराने समय से लोग खाना खाने के बाद कोशिश ये करते थे कि 1 गिलास दूध जो है जरूर पिया जाए, उससे आपको डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी, आपका पाचन शक्ति अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ने वाला है दूध से। दूध में हल्दी यूज़ करें और सारी चीज़ें जो यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, वो सारी चीज़ें यूज़ करें। तो राहुल जी, एक सवाल मेरे भी मन में ये था कि योग का क्या कोई ऐसा एक तय उम्र होता है कि हमें इस उम्र में योग करना चाहिए? क्या जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 30 के बाद या 40 के बाद आपको शुरू कर देना चाहिए, या उससे पहले हम नहीं करें या ना करें? बहुत से सवाल ऐसे लोगों के मन में होते हैं, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, योग करने का कोई उम्र नहीं है। बच्चे भी करते हैं, जवान यंग पर्सन भी करते हैं, और जिनकी अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, उनकी भी योगा होती है। तो जैसा हमने शुरुआत में कहा कि लिमिटेशंस का ध्यान रखना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है? यंग एज में कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो उसका ध्यान रखना है। आपको वृद्धावस्था में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसको एक्सपर्ट से समझ के आपको करना है। तो कोई उम्र नहीं है आपको योगा करने की, बस ये है कि सलाह लेके आपको क्या जरूरी है वो आप करें, सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो लाइफ है हमारी, वो इंस्टेंट लाइफ बन के रह गई है, चाहे वो 2 मिनट का कोई नूडल हो, चाहे वो इंस्टेंट फूड हो। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं राहुल जी जो सोचते हैं कि हमें योग का इंस्टेंट रिजल्ट मिले हमारे बॉडी पर। तो ऐसा क्या हो, मतलब बहुत लोग क्विट भी कर देते हैं इसी चक्कर में, अरे मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है योग का, मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा है योग का मेरे बॉडी पर। तो इसके लिए हम क्या, मतलब लोगों को इस पे कैसे विश्वास रखना चाहिए, और एक जो होता है कि मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन उनका जो होता है वो कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? तो विश्वास तो आपको दिखाना ही होगा, और लोग दिखा भी रहे हैं, क्योंकि उनके पास परिणाम है। फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए योगा के लोग अभ्यास सब करते जा रहे हैं। जहाँ तक विश्वास की बात है, तो अभ्यास जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ा समय तो लगता है, किसी भी चीज में आपको समय लगता है। धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हमारे साथ जितने लोग योगा कर रहे हैं उनको एडिक्शन है इन चीजों का, कि अब योगा कहते हैं कि योगा नहीं करते तो बॉडी को एक जैसे लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ जो नीड है वो नहीं पूरी हुई है। तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। जहाँ अभ्यास में आएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, योगा के बिना हम नहीं रह सकते। कि बॉडी की नीड जो है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी तो सारा दिन आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने वर्क में लगातार रहने में, कंटिन्यूसली सारे काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इस पे विश्वास दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी और बॉडी के जो सिस्टम है वो तभी चलेंगे जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत रह नहीं गया है,
शहरों क्या, हर जगह पे लोग आराम पसंद हैं। हर काम आजकल रिमोट से ही हो रहा है, मोबाइल हमारा रिमोट ही है। आजकल बैठे बैठे सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो जा रही हैं, पढ़ाई, बिजनेस एंड ऑल सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। ये कोविड में पता चल गया है कि एक हमारा मोबाइल है, सेलफोन है, जिससे सारे काम हो सकते हैं। और मोबाइल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है लोगों में, मेंटली स्वास्थ्य बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा। अपना मोबाइल की वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हस्बैंड की वाइफ से कहीं ना कहीं बीच में अनबन चल रही है, बाप का बेटे से चल रहा है, माँ का बेटी से चल रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा है मोबाइल की वजह से। तो मेंटली स्वस्थ रहने के लिए आपको मोबाइल से तो नहीं दूर कर सकते, क्योंकि मोबाइल तो एक अंग हो चुका है। हाथ ना हो लेकिन मोबाइल होने चाहिए हमारे पास। तो जरूरी ये है कि इसके साथ साथ हम अपनी चीज़ों को कैसे कर सकते हैं, तो योगा में ध्यान किया जाए, प्राणायाम किया जाए, तभी मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा आपको, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। कोई नहीं चाहता कि हमको गुस्सा आए, कोई नहीं चाहता कि हम चिड़चिड़े हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि हमको लोग पसंद नहीं करें हमारे स्वभाव की वजह से। और ये चेंजेस तभी आएंगे जब आप फिजिकली कुछ ना कुछ करेंगे, मेंटली कुछ ना कुछ करेंगे। बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य मिलना बस एक कल्पना मात्र है। शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, तभी आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकते हैं। तो दुनिया भर में वैक्सीन्स भी आ रही हैं कोविड के लिए, लेकिन ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप योग भी करें। तो राहुल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे हमारे दर्शकों को? देखिए, कोरोना कोई पहला वायरस नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस आए और आएंगे भी, इससे भी खतरनाक वायरस आएंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अपने आप को समय जरूर दें, फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य मिले आपको, आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा हो, आपकी शारीरिक क्षमता ऐसे वायरस से लड़ने में मजबूत हो। तो जरूरी है कि अपने लिए समय निकालें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी डाइट का ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में, जो भारत में हैं, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ चाय में अदरक पिया जाता है, ऐसा विदेशों में नहीं है। हमारे यहाँ दातुन किया जाता है, लोगों के यहाँ दातुन का प्रचलन नहीं है। तो जिन सारी चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये सारी चीज़ें रूटीन में लाने का प्रयास करें आप लोग। और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें, अपनी निद्रा का ध्यान रखें। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, कहा जाता है कि 3 स्तंभ होते हैं स्वास्थ्य के। आप इन तीनों का पालन करेंगे तभी आप स्वस्थ हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सारी चीजें, आपका शरीर मजबूत है तो ऐसे वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको बस अपना ध्यान रखना है। तो आज हमने बात करी योग के ऊपर। बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने स्लीपिंग टाइम को चेंज करें, खाने पीने के तरीकों को चेंज करें, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें और योग करना ना भूलें। आप देख रहे थे माय भारत मेरे यानी श्रद्धा के साथ।